इससे बेहतरीन फेयरवेल और क्या हो सकता है एक टीम के कोच के लिए, अगर उनकी टीम उनको एक बेहतरीन जीत के साथ विदाई दे, और वो जीत भी ऐसी जीत जो कि हिस्ट्री क्रिएट करने लायक हो। बिल्कुल। नेपाल ने आज जिस तरह से फील्ड में परफॉर्म किया है वो पूरी तरह से काबिल तारीफ है, खास करके ओमान के सामने। जी हाँ, ये अगर यूएसए के सामने बात होती है अलग बात है, लेकिन पिछला मैच काफी बुरे तरह से हारने के बाद ओमान टीम के सामने इस तरह का परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस था। 48 रन पे 6 विकेट, ये जब स्कोर बोर्ड सामने लगा हुआ था ना, तभी समझ में आ गया था कि आज ये टीम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाली है। आप चाहे यकीन करें चाहे ना करें, सुबह से जब ये मैच आज होने वाला था, भले पिछला परफॉर्मेंस खराब गया था, सुबह से हमारे बीच में ये बात हुई और कम से कम 2-3 बार ऐसा मैंने कहा, एक बार इन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है, पता नहीं आप मुझसे कितनी सही मानेंगे कि नहीं, पूरी तरह से सच है। मैंने उनसे कहा आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, करने वाले हैं नेपाल के प्लेयर्स, खास करके अपने कोच सर के लिए। और आज जो यूनाइटेड परफॉर्मेंस हुआ है, जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ है, कुछ इस तरह से विदाई मिली है डेविड वाटफोर्ड सर को कि कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ा है। 48 पे 6 विकेट, ओमान को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। आज सिर्फ 2 प्लेयर ने, करण केसी, संदीप लामिछा ने। सबसे पहले सारे स्टेट्स छोड़िए, जानना चाहूंगा आपका पहला रिएक्शन, ओमान को नेपाल ने पहली बार वनडे इंटरनेशनल में हराया। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी जीत है और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि इतने अच्छे मूवमेंट पे ये जीत आई है। बस जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि बहुत खुश भी हूँ कि अब कंपटीशन जाके हुआ है, वरना पहले नेपाल बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि शायद पहले ही हार मान गई है, लेकिन अब जो मैच देखने को मिला है इसमें क्या कमाल का मैच था। पूरी नेपाल इसमें डोमिनेट करते हुए नजर आई है, बड़ी टीम की तरह खेलती हुई एक नजर आई है, सीनियर टीम की तरह। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस एक ऐसी टीम के खिलाफ जो इतनी बड़ी टीम है, एसोसिएट में वन ऑफ द टॉप मोस्ट टीम है ओडीआई में, उसके खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। और जो फेस टू फेस का रिकॉर्ड था उसे भी अब आखिरकार 0 को ब्रेक करते हुए अब 3-1 हो चुका है ओमान वर्सेस नेपाल, जो कि बहुत ही शानदार है। चलिए, शुरुआत हो चुकी है इसकी। ओमान की पहले बैटिंग थी इस बार, और बैटिंग में कुछ भी खास बताने को नहीं है। खराब शॉट्स और बेहतरीन बॉलिंग का पूरी तरह से गुजारा है उनके 10 विकेट। 10 विकेट में से 8 विकेट अगर हम कहें तो पूरी तरह से बॉलर्स विकेट हैं, करण केसी और संदीप लामिछा ने। क्या कहेंगे इनके स्पेल के बारे में? जबरदस्त, कुछ मैं कहा ना कि आज बॉलिंग इतनी जबरदस्त हुई है। करण केसी, जी हाँ, करण केसी ने पिछले मैच में भी जब वो आए थे यूएसए के खिलाफ, जब उनका मैच था, तब उन्होंने भी वहां पे लेट स्विंग कराई थी बॉल, तो हमने वो देखी थी, वो बॉलिंग बहुत अच्छी। लेकिन वो उनसे उम्मीद थी कि शायद इस मैच में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नेपाल के बॉलर्स की तरफ से इतनी स्विंग या सीम देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस मैच में वाकई में देखने को मिली है। बहुत अच्छी ओमान ने जबरदस्त बॉलिंग कराई। करण केसी ने जो शुरू में स्ट्राइक किए हैं, आउटस्टैंडिंग। जतिंदर सिंह को जो फंसाया गया है, उन्हीं के शॉट, बिल्कुल उन्हीं के शॉट, अपनी जान में फंस गए। स्कूप मारते हैं वो, बहुत ज्यादा ऑफ साइड में चले गए स्कूप मारने के लिए, स्कूप का शॉट था नहीं एक्चुअली में, उन्होंने लेट भी बल्ला चलाया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बहुत बड़ी जो एक मिस्टेक हुई है जतिंदर सिंह से, वो बहुत ज्यादा ऑफ साइड में आके खेल लिया उन्होंने वो, और जबरदस्त बॉलिंग हुई है करण केसी। और संदीप की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए आप, हर मैच में अच्छा करते हैं, लाइन लेंथ। अंपायर ने भी उन्हें आउट नहीं दिया ऑब्वियसली, बहुत ही खराब अंपायरिंग हुई है। जी हाँ, इसके बारे में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बहुत ही खराब अंपायरिंग हुई है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, खास करके जो हमने राउंड ये देखा, राउंड 6, इसमें कई सारे एलबीडब्ल्यू जो है, 7-8 एलबीडब्ल्यू कम से कम अब तक सारे मैचेस में हम देख चुके हैं, यूएस ओमान के मैचेस में भी हुए हैं। और इसमें कम से कम संदीप लामिछा ने की 3-4 ऐसे एलबीडब्ल्यू थे जो कि 3-4 मैचों में जो कि क्लियर एलबीडब्ल्यू थे, लेकिन नहीं दिए गए। इतना औसत इतनी बिलो एवरेज अंपायरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, खास करके आईसीसी के इवेंट में। ये बहुत ही शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम थर्ड अंपायर का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आप इतने बड़ी टेक्नोलॉजी के दौर चल रहा है, मॉडर्न दौर चल रहा है, जहाँ पे डीआरएस चल रहा है, हॉक आई चल रहा है, हॉटस्पॉट चल रहा है, कम से कम एक थर्ड अंपायर का फैसिलिटी तो कम से कम प्रोवाइड करानी चाहिए। खास करके आईसीसी पाथवेज में तो होना ही चाहिए कम से कम इतना। कई सारे डिसीजंस है जो इसकी वजह से डाइवर्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी टीमों को फायदा पहुंच रहा है। 121 रन का टारगेट मिला। जिसान मकसूद ने कुछ कोशिश की, 41 रन करीब उन्होंने मारे अपने बल्ले से, कोशिश की, लेकिन उन्हीं की वजह से, जी हाँ, 100 जो क्रॉस हुआ वो भी उनकी वजह से ही हुए हैं। 121 का टारगेट था
नेपाल के सामने, और पूरी की पूरी टीम ढह गई थी। संदीप लामिछाने और करण केसी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। एक बात और यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा कि अब आप यहाँ पे सोचेंगे, लगता है कि शानदार बैटिंग हुई है नेपाल की तरफ से और लगता है बैटिंग भी फॉर्म में आ गई है, लेकिन नहीं। एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आप इससे बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो बिल्कुल समझते होंगे, जब भी कोई टीम सामने एक लो स्कोर पे आउट होती है या फिर आपको लगता है कि नहीं हमने इस मैच को पूरी तरह से ग्रैब कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो अपोनेंट टीम जब वापस बैटिंग करने के लिए आती है, जब हम चेस करने के लिए स्कोर को उतरते हैं, तो आमूमन इसी तरीके का परफॉर्मेंस सामने टीम से देखने को मिलता है। चाहे वो इंडिया का 36 ऑल आउट होना हो, 78 पे हो, 84 पे हो, या फिर आप इस मैच को देख लें उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का 60 रन पे हो, ऑस्ट्रेलिया का ऑल आउट होना हो, तो जब सामने टीम होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ बैटिंग आउटस्टैंडिंग हो गई है इसमें, लेकिन बैटिंग में अभी भी काम करने की जरूरत है। इस जीत के साथ हमें बहना नहीं है, नेपाल की टीम को ये बहना नहीं है, बिल्कुल होशो आवाज में रहना है और ये सोचना है कि नहीं हमें बैटिंग में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इस मैच को पूरी तरह से आप बॉलर्स की जीत कह सकते हैं। दो प्लेयरों ने पूरी तरह से धराशायी करके रख दिया, करण केसी और संदीप लामिछाने ने इस मैच में। तो बैटिंग में काम करने की जरूरत है। जीत के साथ साथ हमें उन चीजों पर भी हमेशा गौर करना चाहिए जो चीजों की वजह से हम पिछले मैच हारे हैं। हमें ये सोचना होगा कि नेपाल को ये सोचना होगा कि हम 2 मैच क्यों हारे, क्यों हम 4 मैच नहीं जीते, 2 मैच क्यों हारे, वहां से सारी वो चीजें उठाइए कि अच्छा ये वजह थी, चलिए इन पे काम करते हैं। लास्ट मैच हम 7 विकेट से जीते हैं, नहीं यार 7 विकेट से ये जीते हैं भले ठीक है, लेकिन हम 2 मैच बैट्समैन की वजह से हारे भी तो हैं। उन पॉइंट्स को उठाइए, उन पे आप काम करने का वक्त आ गया है। डेव व्हाइटमोर के बारे में क्या कहेंगे, ज्ञानेंद्र मल्ला के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जो भी बड़ी टीम बनती है, आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज, जैसा आप ही की लाइन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा कि वेस्ट इंडीज की जो ग्रेटेस्ट टीम थी, ऑस्ट्रेलिया की 2000 की ग्रेटेस्ट टीम थी, इंडिया की टेस्ट मैच में इस टाइम जो ग्रेटेस्ट टीम है टेस्ट मैच में रेड बॉल में, वो आप देखिएगा वो ऐसे ही बनी है जैसे अभी आपने कहा कि 2 मैच क्यों हारे हैं, उनसे सीखना है। अगर सीखना बंद कर दिया तो ग्रेट नहीं बन पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए बड़ा बनने के लिए हमेशा अपने हार से सीखना होता है। जो आप हारे थे आप जीते हैं, इससे बहुत गिव अवे ले सकते हैं कि चलिए हमें ये मिला, पर हार से सीखेंगे तो बहुत बड़ी बात है। व्हाइटमोर सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब से वो आए हैं, नेपाल की दुर्दशा, नेपाल की हालत, नेपाल के प्लेयर्स सब में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनकी कोचिंग स्टाइल जो सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बॉलिंग करते हुए देखते हैं, मैं बहुत कम कोचेस को ऐसा देखा है। बिल्कुल, मैं ये कहने ही वाला था, 1 मिनट का टाइम लूंगा, मैं ये कहने ही वाला था, आप मुझे 10 ऐसे कोच के नाम गिना दीजिए अभी कमेंट बॉक्स में, 10 ऐसे कोच सिर्फ गिना दीजिए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जो ग्राउंड्स पे रह के इतनी ज्यादा मेहनत करते हो, प्लेयर्स के साथ, खुद प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करते हो। आपको नहीं मिलेंगे, आपको दूर खड़े होते हुए मिलेंगे, ये करो ये करो वो करो ये करो ये करो, बस हो गया। आपको सिर्फ ऑर्डर करते हुए मिलेंगे या फिर क्रेडिट लेने वाले मिल जाएंगे। इस तरह के कोच सच में बहुत मिस करने वाला है नेपाल डेव व्हाइटमोर सर के जाने के बाद। उन्होंने वो एक एग्रेशन, वो एक एनर्जी भरी है और बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी तरफ अगर हम ज्ञानेंद्र मल्ला की बात करें, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जी हाँ, एक छोटा सा आपको रोकना चाहूंगा, एक लाइन बोलना चाहूंगा। हमने इस सीरीज के शुरू होने से पहले कहा था टॉप 3 प्लेयर्स में ज्ञानेंद्र मल्ला 100% होंगे। आपको अगर याद हो, हमने मैच प्रीव्यू में कहा था ज्ञानेंद्र मल्ला को चलना ही होगा, वो कैप्टन है। कोई कितना भी उनको उल्टा सीधा बोलता रहे, कोई कितना भी उनको कुछ कहता रहे, उनको हर हाल में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना है। उन्होंने करके दिखाया है, लगातार 50s मारी है इस सीरीज में, रन्स निकाले हैं, हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स पे आके रन मारे हैं उन्होंने। उनको क्रिटिसाइज करने वालों के मुंह पे करारा तमाचा ये था, सॉलिड वाला तमाचा था, क्योंकि उन्होंने ये आईसीसी इवेंट पे रन्स निकाले। बिल्कुल, अब मुझे उम्मीद भी है, वो हर कंडीशन में जाके अब जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। जब बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी किसी प्लेयर पे दे दी जाती है, वो बहुत अच्छा कुछ प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं। उन कुछ प्लेयरों में ज्ञानेंद्र मल्ला ऑब्वियसली है। जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, टीम को साथ रख रहे हैं, टीम में कोई फ्रिक्शन या कुछ ऐसे कोई म्यूजिक नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है कि टीम एक साथ खेल रही है, एक मिलकर खेल रही है। तो ये कैप्टन के लिए एक बहुत खुश होने वाली बात है। जी हाँ, और एक और बात आपको बता दें, इसी जीत के साथ वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 टेबल में, जी हाँ, टेबल में काफी बड़ा बदलाव आया है। सीधे 7वें नंबर से 6ठे नंबर से 4थे नंबर पर नेपाल यहाँ पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, 4थे नंबर पे आ गई है अब ये टीम, टॉप 4 में आ चुकी है। बस एक पायदान और ऊपर उन्हें जाना है, क्योंकि टॉप 3 का स्पॉट है जो ऊपर जाएगी, उनको एक पायदान ऊपर आना है और उसमें बने रहना है ये लीग के खत्म होते होते। तो बहुत ही क्लोज है। और उसके ऊपर स्कॉटलैंड है, जिनकी अभी सीरीज होने वाली है 23-24 तारीख से, उनकी भी सीरीज शुरू होगी, जो कि ओमान और पीएनजी भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये एक अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर हो सकती है,
अगला जब भी होगा मैच, सिर्फ 3 मैच में 9 विकेट निकाले हैं संदीप लामिछाने ने। हिस्ट्री क्रिएट हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ऐसा क्या हिस्ट्री है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, और ज्यादातर को मालूम होगा कि 19 मैचों में रिकॉर्ड है 50 ओडीआई विकेट्स, सबसे फास्टेस्ट ओडीआई विकेट लेने का अजिंता मेंडिस का, श्रीलंका के बहुत अच्छे स्पिनर। 19 मैचों एशिया कप में जो किया था उन्होंने। बिल्कुल, तो 19 मैचों में 50 विकेट उन्होंने निकाले थे। ये रिकॉर्ड अब लामिछाने उनकी बराबरी भी कर सकते हैं या उनसे आगे भी निकल सकते हैं, 18 मैचेस में कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा उनके चांस है कि लामिछाने इसको पूरा करें। जबरदस्त 9 विकेट दूर है लामिछाने इस माइलस्टोन, बिग माइलस्टोन से। जी हाँ, तारीफ बहुत हो गई और बिल्कुल डिजर्व भी करती है। अब एक पॉइंट पे आ जाते हैं, ओमान की इतनी डिजास्टर हालत कैसे हो गई। इसका अंदाजा हमें पहले लग गया था, हमने आपसे पोस्ट मैच एनालिसिस में कहा था यूएसए वर्सेस ओमान। अगर आपको याद हो कि ओमान का जो ये परफॉर्मेंस है ये क्लियर कट नेपाल के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग की अगर बात करें तो यूएसए से काफी बेटर है, क्योंकि इनका स्पिन डिपार्टमेंट यूएसए से बेटर है। आज वो क्लियर हो गया। ओमान, हमारा जो कहना था वो बिल्कुल सही हुआ है। ओमान का यूएसए के खिलाफ जो हश्र हुआ था उसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल एक्सपोज का हमने आज देखा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हुआ है जतिंदर की वजह से। उस दिन बिल्कुल जतिंदर नहीं हुए। जतिंदर ने क्या किया, यूएसए के खिलाफ जो ओमान का मैच हुआ, जतिंदर आउट हुए, ओमान की क्या हालत हुई, 50वें ओवर में मैच गया। नोटिस करने वाली बात है। उसके बाद आज लगातार तीसरा मैच है ये, नेपाल के जो ऑब्वियसली शतक के बाद 2 मैच ये हो गए हैं। आज ओमान हार गई। जी हाँ, तो ये यहाँ पे ये होना ही था। जतिंदर को आज आपने जल्दी आउट किया, जो पिछले मैच में नहीं हो पाए थे वो आपसे। इस बार आपने वो गलती नहीं करी, इस बार उन्होंने गलती करी है। विकेट मिला, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, शेल में चली जाती है ओमान टीम, बिल्कुल गुफे के अंदर चली जाती है, निकलना ही नहीं चाहती। यहाँ पे ओमान को जरूरत होती है अपने प्लेयर्स की, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके पास, खबर अली, आकिब इलियास, लेकिन उनको क्यों नहीं खिलाते समझ में नहीं आता। ये नए लड़कों के अभी भी कोई इतने ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है। जिशान मकसूद, मोहम्मद नदीम ऑब्वियसली है, पर इनके अलावा अभी तो नहीं। जी हाँ, और जतिंदर सिंह जैसे कि हमने कहा मोडी प्लेयर्स हैं, तो भरोसेमंद करने लायक जिशान मकसूद और मोहम्मद नदीम भी नजर आ रहे हैं। बहुत काम करने की जरूरत है ओमान को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 1.5 साल पहले भले किसी पोजीशन पर रहे हो, लेकिन अब टीम्स जो है, हर टीम बेहतर करने की कोशिश करती है, और यहाँ पे साबित करके दिखाया है यूएसए ने भी और ओमान, नेपाल ने भी। नेपाल ने मैच जीता है, यूएसए भले ही हार गई हो, लेकिन आप में से कई सारे जो रियल क्रिकेट फैंस है वो समझेंगे कि यूएसए ने शानदार परफॉर्मेंस की थी ओमान के खिलाफ। 178 रन को ऑलमोस्ट डिफेंड करने के लिए वो एक हिंट था कि नेपाल इस मैच में ओमान को हरा सकता है। कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियां ओमान की एक्सपोज कर दी गई थी। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी नेपाल के बॉलर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जल्द से जल्द, कि जिस तरीके से नेपाल के बॉलर्स इस सीरीज में दिखे हैं, जी हाँ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है नेपाल के बॉलर्स का, नए नए लड़कों का खासकर। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, बस जाते जाते इतना ही फिर से कहूंगा, शुरू के 10 ओवर में पेसर्स को विकेट लेने होंगे। अगर आप लोगों को इस टाइप का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर 2 विकेट अगर आपको मैक्सिमम मिल जाते हैं पावर प्ले के अंदर, तो बहुत अच्छा आपकी मैच में बॉलिंग के टाइम पे बहुत अच्छा आपका डोमिनेट पोजीशन रहेगा जब नेपाल बॉलिंग कराएगा 10 ओवर के बाद। जी हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देने की जरूरत है, इस मैच से भी सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जैसे कि हमने कहा कि अगर आपको जितने ज्यादा ऊंचाई तक आपको पहुंचना है, आपको अपनी हार से सीखने की जरूरत है, बजाय जीत को अपने सर पे चढ़ाने की। तो जो कहीं ना कहीं उम्मीद है इस जीत के लिए फुल क्रेडिट नेपाल को जाता है। ये दौरा यहीं पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे सारे मैचेस कंप्लीट हुए हैं नेपाल के। हमने लगातार सारे अपडेट्स दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि यहाँ पे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे एशिया क्रिकेट से रिलेटेड। और कम्युनिटी आप भी चेक करना मत भूलिएगा। आपको हमारे एनालिसिस अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। पूरी थ्रू आउट द सीरीज हमने एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की है, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू गाइस एंड बाय।